हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके, क्योंकि हमने कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का जो 4 चैप्टर था उसको हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपको हमने बताया था कि हम एमसीक्यू सेशन लेके आएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, मॉडल क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, उसी को लेके डिस्कस करेंगे और साथ साथ में आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर समझाते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप भी हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए। और एक इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है कि दोस्तों को भी आपको हेल्प करना है, इसलिए आपको ये वीडियोस आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें आज का मॉडल क्वेश्चन सेट 1। चलिए देखिए, हमने एक क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन लिए हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन आपका मतलब एग्जाम में आने वाले हैं उसी टाइप का एक मॉडल क्वेश्चन लेके हम आज आपके सामने हाजिर है और आप हमारे साथ साथ में करते रहिए। ठीक है बच्चों, काफ़ी क्वेश्चन आपको खुद को भी आएगा, आप मतलब पॉज करके वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, फिर देखते रहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है देखते हैं। पहला जो है 20 मार्क्स का आपका कॉस्टिंग पार्ट है और 20 मार्क्स का आपका टैक्सेशन का पार्ट है। तो पहले कॉस्टिंग पार्ट खत्म करें, उसके बाद टैक्सेशन में चलेंगे। ठीक है बच्चों, चले क्या बोला गया है। डेली टाइम शीट इज मेंटेन फॉर द फंक्शन ऑफ। डेली टाइम शीट क्यों मेंटेन किया जाता है, आपको पता होगा। डेली टाइम शीट क्यों मेंटेन होता है, क्योंकि बुक कीपिंग के लिए नहीं, बुक करने के लिए, टाइम बुकिंग के लिए, मतलब कौन सा काम के लिए कितना टाइम, कौन सा जॉब के लिए कितना टाइम गया है उसको लिखने के लिए डेली टाइम शीट बनाया जाता है। तो मतलब आपका जो आंसर होगा टाइम बुकिंग आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, तो टाइम बुकिंग है आपका सही जवाब। डेली टाइम शीट टाइम बुकिंग के लिए बनाया जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़े। द आइडल टाइम क्रिएटेड फॉर द discontinuation of production due to lockout in the factory, the reason thereof, मतलब बिजनेस में अगर लॉकआउट के कारण आपका टाइम वेस्टेज होता है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो वो किस टाइप का एक्चुअली रीज़न है। बोला है प्रोडक्शन रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, इकोनॉमिक रीजन, नॉन ऑफ दिस। इसमें देखिए एक्चुअली क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, इसीलिए जो वर्कर है उसके साथ कोई झमेला हुआ है, इसलिए वो लोग लॉकआउट किया, मतलब बिजनेस को, मतलब प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। तो इसलिए ये आपका आंसर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होगा। चलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे, थियोरेटिकल पार्ट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन अ वीक ऑफ 48 आवर्स द एंट्री एंड एग्जिट टाइम ऑफ वर्कर टू एंड फ्रॉम द फैक्ट्री इज डिटरमाइन 46, मतलब टाइम कीपिंग जो है वो 46 आवर्स है। इफ द वर्कर स्पेंड 43 आवर्स इन डिफरेंट जॉब्स इन दैट वीक, आइडल टाइम इज। आइडल टाइम का फॉर्मूला क्या है, आइडल टाइम का फॉर्मूला है, देखिए आइडल टाइम इक्वल टू टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। मतलब जितना टाइम उसने स्पेंड किया है, तो इसका मतलब है टाइम कीपिंग कितना हुआ 46 माइनस 43 आपका टाइम बुकिंग है, तो मतलब 3 आवर्स हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 3 आवर्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 3 आवर्स। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, चले आगे बढ़े, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया आपको। इन व्हिच रेट द वर्कर आर पेड इन टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इफ दे प्रोड्यूस लेस देन द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या बोला गया है, अगर कोई स्टैंडर्ड
के बराबर या उससे ज़्यादा आउटपुट करे, स्टैंडर्ड और उससे ज़्यादा करे, तो उसको 120% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा, मतलब हायर रेट मिलेगा। अगर वो स्टैंडर्ड से कम, मतलब 100% से कम उसका एफिशिएंसी होता है, तो उसको मिलेगा 80% ऑफ द नॉर्मल रेट। इसका मतलब है लोअर रेट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि जो प्रोड्यूस लेस देन द स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड से लेस है, इसका मतलब उसको कौन सा रेट मिलेगा? लो रेट मिलेगा। ठीक है, 100% या उससे ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड, या उससे ज़्यादा तो 120%, अगर उस मतलब स्टैंडर्ड से कम है तो 80% मिलेगा, तो मतलब लो रेट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। व्हाट एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ वेजेस a worker will get under Merrick's multiple piece rate system if he produce more than the standard production। मेरिक्स का जो सिस्टम है, मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में बोला गया है, अगर कोई स्टैंडर्ड से ज़्यादा, मतलब 100% से ज़्यादा उसका एफिशिएंसी होता है, तो उसको कितना रेट दिया जाएगा? उसको 120% रेट दिया जाता है। तो मतलब उसको एक्स्ट्रा कितना दिया जा रहा है? 120% ऑफ नॉर्मल रेट अगर देते हैं तो एक्स्ट्रा कितना परसेंटेज दे रहा है? 20%, क्योंकि 120 माइनस 100 कीजिए तो आएगा कितना? 20%। तो इसका मतलब है उसको एक्स्ट्रा मिलेगा कितना? 20%। मतलब वो अगर स्टैंडर्ड्स के ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड से ज़्यादा उसका अगर एफिशिएंसी है, मतलब 100% से ज़्यादा अगर एफिशिएंसी है, तो उसको 120% मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा मिलता है 20%। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। रेट ऑफ वेजेस पर आवर, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। रेट ऑफ वेजेस पर आवर 80 है। इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर 15 मिनट्स, एक यूनिट बनाने के लिए 15 मिनट लगता है। ठीक है, तो बोला गया है देन द रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम विल बी द वर्कर प्रोड्यूस कितना? 40 यूनिट। तो उसका टोटल वेजेस कितना होगा? एक दिन में किसी में 40 यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है, 40 यूनिट्स बनाए हैं पर्टिकुलर डे में, तो उसका वेजेस कितना होगा? इसका मतलब क्या है कि हमको पर यूनिट पीस रेट निकाल लेना है। तो पर यूनिट पीस रेट कैसे निकालेंगे? पर यूनिट पीस रेट कैसे निकालेंगे? देखिए, एक घंटे में 15 मिनट में एक बनाते हैं, तो आवरली प्रोडक्शन कितना? आवरली प्रोडक्शन कितना होगा? 60 मिनट्स में कितना बनाएगा? 15 मिनट एक बनाने के लिए लगता है, तो 60 मिनट में 4 बनाएगा। ठीक है, तो पीस रेट क्या होगा? पीस रेट देखिए, पीस रेट क्या होगा? आपको 4 बनाने के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है? 80 रुपीज़ दिया जा रहा है। 4 यूनिट बनाने के लिए 80 रुपीज़, तो पीस रेट पर यूनिट क्या होगा? पीस रेट पर यूनिट क्या होगा फिर? 80 रुपीज़ 4 के लिए, तो एक के लिए कितना? मतलब 20 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब है टोटल अर्निंग कितना होगा? टोटल अर्निंग दिखाई दे रहा है भाई आपको? हम थोड़ा सा हट जाते हैं। टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा भाई आपका? टोटल अर्निंग हो जाएगा, अपने प्रोडक्शन किए हैं 40, तो 40 इंटू पर यूनिट कितना करके दे रहे हैं हम? 20, तो 40 इंटू 20, तो मतलब 800। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा 800। ठीक है, तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा? 800। तो आपको पहले क्या करना है? पर यूनिट निकाल लेना है पीस रेट में। उससे पहले क्या करना है कि एक घंटे में कितना बनाते हैं वो कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपको? स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ जॉब इज 36 आवर्स। इफ ए वर्कर टेक्स 46 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, अगर 46 आवर्स उसको लगता है जॉब कंप्लीट करने में, हिज एफिशिएंसी लेवल क्या होगा? तो यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है वो एक बार देख लेते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? एफिशिएंसी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम, क्या होगा? एफिशिएंसी इक्वल टू अपने
टाइम जितना अलाउड किए, आपको टाइम जितना अलाउ किया और आपने टाइम कितना लिया, टाइम टेकन इनटू 100। तो आपका देखिए टाइम अलाउड कितना है, टाइम अलाउड है आपको 36, तो 36 आपको टाइम दिया गया है, आपने टाइम कितना लिया है 46 इंटू 100। इसका मतलब है आप 2 से काट सकते हैं, ये 23, ये हो जाएगा 18। आपके पास तो कैलकुलेटर नहीं रहेगा इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, 1800 डिवाइड बाई 23। ठीक है, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका 78 या 78 पॉइंट समथिंग आएगा। तो नज़दीक जो होगा उसका नज़दीक जो है उसी को हम आंसर मानेंगे। तो इसमें मतलब आंसर कौन सा आएगा, 80% आएगा, क्योंकि इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 78 पॉइंट समथिंग आएगा। तो नज़दीक में है 80, तो हम 80% में ही टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बोला द पोर्शन ऑफ वेजेस दैट कैन बी एसोसिएटेड डायरेक्टली with any cost center or cost unit is known as dash। ठीक है, ये आपको पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। चलिए देखते हैं 8 नंबर में क्या बताया गया है। द पोर्शन ऑफ वेजेस दैट कैन बी एसोसिएटेड डायरेक्टली विथ एनी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज नोन एज डैश। कौन सा वेजेस होगा, जो डायरेक्टली रिलेटेड है। आपका आंसर तो ऐसे भी बोल दिया गया, जो डायरेक्टली रिलेटेड है, इसका मतलब कौन सा वेजेस होगा, डायरेक्ट वेजेस होगा भाई। जो डायरेक्टली रिलेटेड है तो डायरेक्ट वेजेस ही होना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। द सिस्टम इज इन हुइच, इज नहीं होगा, इन होगा, इन हुइच द यूजेज ऑफ अननेसेसरी लेबर कैन बी स्टॉप इज नोन एज। कौन सा सिस्टम में हम अननेसेसरी लेबर को स्टॉप कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना दौड़ना बंद कर सकते हैं। कौन सा स्टडी में, मोशन स्टडी में। ठीक है बच्चों, मोशन स्टडी में हम कर सकते हैं, मोशन स्टडी में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मोशन स्टडी। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। when wages are paid on the basis of time, टाइम के बेस में जब wages पेड किया जाता है, the dash is not consider, क्या consider नहीं किया जाता है। जब टाइम के बेसिस में हम wages देते हैं तो हम कौन सा चीज़ को कंसिडर नहीं करते, क्वांटिटी ऑफ वर्क, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क, वैल्यू ऑफ वर्क, टाइम ऑफ वर्क। इन केस में क्या होगा, क्वांटिटी को हम नहीं देखेंगे ना, हम टाइम के बेस में उसको पैसा दे रहे हैं, तो फिर क्वांटिटी कितना बनाया हमको मतलब नहीं है। ठीक है, नॉर्मली हम उसको कंसीडर नहीं करते, हम देखते हैं कि काम कैसे अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बोला है मैच द कॉलम। इसमें देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आप इस वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, मैच करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोला गया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोड्यूसिंग गुड्स, तो मतलब ये हो जाएगा बी। तो 1 नंबर पे क्या आएगा, बी आएगा। फिर देखिए मैन पावर डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, मैन पावर डिपार्टमेंट का काम होगा रिक्रूटिंग रिक्वायर्ड मेंबर्स, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा डी। फिर टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, मेंटेनिंग अटेंडेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब ए हो जाएगा आपका ए। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का तो काम बाकी एक ही रह गया, वही काम होगा जो होगा सी। तो इसका मतलब है 1 का बी, कहाँ देखिए बी में देखिए 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए एंड 4 का सी। तो इसका मतलब है ए आप बी आपका सही जवाब। ठीक है बच्चों, बी आपका सही जवाब। चले आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चले आप आगे।
देखिए फिर और एक मैचिंग दिया है आपको, मेथड्स ऑफ वेजेस पेमेंट, वेजेस पेमेंट का मेथड और बेसिस इसमें दे दिए गए हैं। ऑर्डिनरी टाइम रेट सिस्टम, टाइम वेज पेमेंट सिस्टम, ग्रेजुएटेड टाइम रेट सिस्टम, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब इस बार देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बोला गया है। ऑर्डिनरी टाइम रेट सिस्टम के साथ कौन सा मैच होता है? ऑर्डिनरी टाइम रेट सिस्टम में क्या मैच हो जाएगा? देखिए टाइम स्पेन इन द फैक्ट्री, है ना। ऑर्डिनरी टाइम रेट सिस्टम वाइज टाइम कितना स्पेंड किए उसके ऊपर उसको तनख्वाह दिया जाएगा। नेक्स्ट होता है ग्रेजुएटेड टाइम रेट सिस्टम, कहाँ पे अप्लाई होगा? जहाँ पे क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेस में होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। फिर देखिए स्टेट पीस रेट सिस्टम, स्टेट पीस रेट सिस्टम कहाँ पे मेंटेन होगा? जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना उसके बेस में होगा, तो इसका मतलब है ये बी हो जाएगा। और बाकी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम तो वर्कर का एफिशिएंसी के ऊपर ही डिपेंड करता है ना, एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब 1 का हो गया सी, 2 का हो गया ए, एंड 3 का हो गया बी, एंड 4 का हो गया डी। इसका मतलब है बी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, बी आपका सही जवाब है। आपको इस तरह से कर लेना है, उसके बाद यहाँ टिक लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या बोला गया है? देखिए करेक्ट रीजन असर्शन आपका दिया गया, स्टेटमेंट एंड असर्शन दिया गया, आपको ये देखना है कौन सा सही है और गलत है। क्या बोला है? वेजेस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बोला गया वेजेस क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा पहले हमने नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट, हाँ। तो अब रीजन में क्या बताया गया है? ए मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ लेबर और वेजेस। नेक्स्ट बोला गया है कि वेजेस आर मेनली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ लेबर। Then wages have its own some peculiar features which are not found in other factors of production. Yeah, the workers will be unhappy if they get less wages. देखिए इसमें जितने चार जो आपको ऑप्शन दिया गया उससे सबसे ऑथेंटिक जो कारण जो है वो आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी, क्योंकि वर्कर जो है, जो वेजेस, जो लेबर जो है, बाकी जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट जो है उससे बिल्कुल अलग होता है। इसको कंट्रोल करना, इसको तरीके से मेंटेन करना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। जैसे रॉ मटेरियल है, हर किसी का लगभग सेम टाइप का चीज़ होता है और सेम प्रोडक्टिविटी रहता है, लेकिन लेबर के केस में किसी का प्रोडक्टिविटी अच्छा है, किसी का बुरा है, और एटीट्यूड डिफरेंट है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट का। ठीक है बच्चों, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आपका 14 में क्या बोला गया है? स्टेटमेंट में क्या बोला? द क्वांटिटी ऑफ वर्क्स इज कंपैरेटिवली लेस इन केस ऑफ टाइम बेस्ड वेज पेमेंट सिस्टम। बात तो सही है, अगर टाइम बेस्ड सिस्टम में अगर आप काम करते हैं तो क्वांटिटी प्रोडक्शन कम ही होगा। इन दिस केस टाइम इज गिवन मोर प्रेफरेंस एज कंपेयर टू द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन, या द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज नॉट, नो ये तो गलत है, क्वालिटी देखते ही है टाइम की सिस्टम में। द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर इज नॉट एट ऑल कंसिडर, ना ये भी सही नहीं है। नो एक्शन इज टेकन अगेंस्ट द आइडल टाइम ऑफ द वर्कर्स, ये भी गलत है। तो इसका मतलब सही ये है कि ए टाइम को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जब टाइम रेट सिस्टम में पैसा देते हैं वर्कर को। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही जवाब। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चूज एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड रीजन। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। स्टेटमेंट में पेमेंट ऑफ लेस वेजेस टू द वर्कर इज कंसिडर टू बी ए रॉन्ग डिसीजन। चलिए बात सही है। इसका रीजन क्या है कि रिसीविंग लेस वेजेस क्रिएट्स डिससैटिस्फैक्शन इन द माइंड्स ऑफ द वर्कर। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो आप देखिए ये जो बात बताए गए हैं ये सही बात है कि नहीं? दोनों ही सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन में दोनों सही है देखते हैं। स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर ट्रू, इसका मतलब है ऑप्शन ए सही है, क्योंकि अगर आप वर्कर को कम पैसे देंगे तो वो काम उसको करने का मन नहीं लगेगा और डिससेटिस्फैक्शन होगा। तो ये रॉन्ग डिसीजन आपका वर्कर को कम पैसा देने का जो सिद्धांत है ये गलत है। ठीक है, आप ज़्यादा पैसा देंगे तो वो और ज़्यादा
उत्साहित होकर आपका काम करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो बोथ ट्रू है, ऐसे आपको चुनना है और आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्या बताया, देखिए आपको स्टेटमेंट में सेटिस्फाइड वर्कर्स आर द एसेट्स ऑफ द एंटिटी, डेफिनेटली है ना। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट improves due to higher efficiency of the satisfied workers। क्या बोला है कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट improves due to higher efficiency of the satisfied workers, और बोला satisfied worker are the asset of the entity। इसमें ऑल्टरनेटिव क्या बोला गया देखते हैं। बोला गया कि स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, statement and reasons both are false, statement is false but reason is false। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या बोला है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इम्प्रूव्स ड्यू टू हायर एफिशिएंसी ऑफ द सेटिस्फाइड वर्कर, तो इसलिए वर्कर को सेटिस्फाइड वर्कर आर एसेट ऑफ द एंटिटी। बात तो सही है भाई, है ना, तो ये एसेट्स है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डेफिनेटली इम्प्रूव होगा अगर हायर एफिशिएंसी रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा वर्कर, तो क्वालिटी ऑफ अच्छा बनेगा प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है बोथ आर ट्रू, ए ऑप्शन होना चाहिए आपका। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज ट्रू और फॉल्स, देखिए इसमें ट्रू फॉल्स क्या बताए गए हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज टू प्रोड्यूस्ड गुड्स, बात सही है कि नहीं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है आपका, है ना, मेन फंक्शन तो प्रोडक्शन है ही। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, द फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज टू रिक्रूट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ये तो इनका काम थोड़ी है, ये तो HR डिपार्टमेंट का काम है। पेरोल डिपार्टमेंट मेंटेन्स अटेंडेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्कर, पेरोल डिपार्टमेंट क्या अटेंडेंस रखते हैं, नहीं, पेरोल डिपार्टमेंट अटेंडेंस का काम करते हैं क्या भाई, अटेंडेंस का काम पेरोल डिपार्टमेंट का नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट रिलेटिंग टू द वेजेस, ये बात तो सही है, तो ये ट्रू है। तो इसका मतलब 1 और 4 ट्रू है और बाकी बीच में 2 फॉल्स है। एक ऑप्शन कहाँ पे है, हाँ भाई बी में है, 1 और 4 ट्रू है और बाकी 2 फॉल्स है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही जवाब। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। 18 नंबर प्रॉब्लम में क्या बताए गए हैं, डायरेक्ट वेजेस इज द प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस जो है वो प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, बात सही है, तो ये मतलब ये ट्रू है। इनडायरेक्ट वेजेस इज द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये भी सही बात है, ओवरहेड कॉस्ट है। देयर इज नो नीड टू इम्पोज कंट्रोल ओवर द डायरेक्ट वेजेस, ये भाई गलत है, क्यों नहीं भाई, कंट्रोल तो करना ही चाहिए। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटिटी इज टू इम्पोज कंट्रोल ओवर द इनडायरेक्ट वेजेस, बिल्कुल फॉल्स है, डायरेक्ट वेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कंट्रोल करे, तो पहला दोनों है 1 और 2 ट्रू है और बाकी 2 फॉल्स है, तो इसका मतलब कहाँ पे ऑप्शन है ये आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने जो लिए हैं, ये जो सेट लिए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, हम देख रहे हैं, तो हम नेक्स्ट जो सेट लेंगे ज़्यादा मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऐसे रहेगा, उसको लेके डिस्कस भी करेंगे। एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम तो रहेगा ही, साथ साथ में इस टाइप का थियोरेटिकल क्वेश्चन भी तो बहुत आएगा आपका, तो इसलिए ये भी करना पड़ेगा। चलिए देखेंगे और आगे कुछ और सेट लेंगे, उसमें देखेंगे। इसमें क्या बताया गया आपको कि भाई रिलेशन बेस्ड ऑल्टरनेटिव बिटवीन 2 स्टेटमेंट, क्या बोला गया है आंसर, मतलब इसमें क्या बोला गया है, बोला गया कि भाई नॉर्मल आइडल टाइम इज नॉट अवॉइडेबल, इट इज़ दैट कैनॉट बी अवॉइडेड एट ऑल, बात तो सही है, नहीं कर सकते इसको। एबनॉर्मल आइडल टाइम इज अवॉइडेबल, इट इज़ दैट कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स, बात दोनों सही है, ठीक है, दोनों बात ही सही है, लेकिन ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि वो नॉर्मल ये एबनॉर्मल का है, तो अगेंस्ट मतलब ये बात दोनों सही है लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब
ऑप्शन ए होगा। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। द वेज पेड टू द वर्कर्स में वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। हाँ हो सकता है, डेफिनेटली इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेजेस वेरी तो करेगा ही। स्टेटमेंट बोला देयर इज नो नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू रीजनल डिस्पैरिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस। ठीक है, तो ये बात गलत है भाई, ये बात गलत है। बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, लेकिन ए स्टेटमेंट तो बात सही है भाई। इंडस्ट्री वाइज अलग अलग इंडस्ट्री में वेजेस रेट अलग हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि रीजनल जो मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देना है रीजनल डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस को, ये गलत बात है। तो इसका मतलब कौन सा, इसमें सी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके हम 20 मार्क्स का कंप्लीट कर दिए, कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे टैक्सेशन लेके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे टैक्सेशन लेके। चलिए देखते हैं टैक्सेशन में क्या क्या बताया गया आपको, क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको। ठीक है, नंबर 21 क्या बोला गया है, स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज, क्या है, कैपिटल एसेट है, करंट एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है, टंजिबल एसेट्स है। भाई ये कैपिटल एसेट तो है नहीं, आप लोगों को पता है कि करंट एसेट के अंदर ये आता है। ये नॉर्मली बिजनेस का स्टॉक है, ये करंट एसेट के अंदर आता है, ये कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एसेट, इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट है, रॉ मटेरियल्स ना, रॉ मटेरियल्स तो नहीं है। लैंड इन अर्बन एरिया, पर्सनल मोटर कार, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, तो मतलब ये भी नहीं है, ये भी पर्सनल इफेक्ट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा कौन, ये बी आपका सही जवाब है। इसका मतलब है कैपिटल एसेट आपका लैंड इन अर्बन एरिया, रूरल एरिया होता तो नहीं होता, अर्बन एरिया में है इसलिए ये आपका कैपिटल एसेट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट। अब इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है, अभी तो पता चला आपको कैपिटल एसेट कौन सा नहीं है। ज्वेलरी भाई कैपिटल एसेट्स है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कैपिटल एसेट्स है, शेयर्स इन अ कंपनी कैपिटल एसेट्स है। बचा कौन, एक ही बचा तो है, ये स्टॉक इन ट्रेड आपका बिजनेस का करंट एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स नहीं है। ठीक है बच्चों, चले और आगे बढ़े। According to Income Tax Act under Section 45(1), any profit or gains arises from the transfer of capital assets shall be treated as, उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ना, नेट प्रॉफिट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट नहीं, तो बचा कौन है भाई, कैपिटल गेन। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर, आगे बढ़े। गिफ्ट ऑफ ₹60,000 रिसीव्ड इन कैश ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, टैक्सेबल अमाउंट इज। अब देखिए सिंपल, मैरिज में अगर आपको गिफ्ट मिलता है किसी से तो वो बिल्कुल छूट है, वो टैक्सेबल नहीं है। अगर मैरिज में गिफ्ट आपको मिलता है तो वो बिल्कुल क्या होगा, छूट मिलेगा। इसका मतलब है आपका आंसर जो होगा वो होगा डी, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, मैरिज में जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। सैलरी ऑफ एमपी, सैलरी ऑफ एमपी बोला गया इट इज फुल्ली एग्जाम्प्टेड, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, एग्जाम्प्टेड अप टू 50,000 पर एनम, 1 लाख पर एनम। नहीं भाई, ये एक्चुअली क्या है कि डेली अलाउंस वगैरह जो होता है वो छूट मिलता है, वो फुल्ली एग्जाम्प्टेड होता है, लेकिन जो सैलरी मिलता है वो एक्चुअली फुल्ली टैक्सेबल होता है। सैलरी ऑफ एमपी फुल्ली टैक्सेबल होगा, सिर्फ डेली अलाउंस या कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउंस जो मिलता है वो आपका एग्जाम्प्टेड होता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर होगा आपका बी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। After deduction of tax at source, amount received as first prize from winning a lottery is 70,000. If tax deducted at source is 30,000, income tax
इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा देखिए, एक्चुअली जब हमको लॉटरी का जो पैसा मिलता है वो टैक्स काट के ही देता है, तो टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं? जो असली अमाउंट है ना जी, जो अमाउंट आपको लॉटरी में लगा है, जैसे 1 लाख आपको लॉटरी में लगा है तो उसके ऊपर टैक्स 30%, 30 पॉइंट समथिंग काट के फिर जो नेट होता है आपको देता है। तो ऐसे ही यहाँ भी देखिए 1 लाख का यहाँ पे देखिए 70,000 आपको दिया है और 30,000 आपका काट लिए हैं एज अ टैक्स। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना है? तो टैक्सेबल अमाउंट होगा भाई, टैक्सेबल अमाउंट होगा टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू, जैसे 70,000 मिला है प्लस 30,000 जो आपका काट लिए गए हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 लाख। ठीक है बच्चों, 1 लाख आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। ये ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन? सॉरी 1 लाख आपका सही जवाब है, मतलब ये ए हो गया आपका सही जवाब। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। आपको 1 घंटा 15 मिनट में पेपर सॉल्व करना है, फास्ट जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए। अरुण रॉय परचेज्ड ए हाउस ऑन 24/2024 एंड सोल्ड इट, कब परचेज किए? 24/2024 एंड 30/12/24 में उसका सेल हो गया। देयरफॉर एज पर इनकम टैक्स एक्ट द हाउस विल बी ट्रीटेड एज डैश। अब इसमें देखिए 1 साल भी तो नहीं हुआ है। अगर हाउस को आप 24 महीना आपके पास रखते हैं, 24 महीने से ज़्यादा रखते हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है। तो ये तो 1 साल से भी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। ठीक है, 24 मंथ का 24 मंथ तक आपके पास रहेगा तो फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। तो यहाँ पे तो 1 साल भी नहीं हुआ है, तो इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कौन सा हेड में इनकम हिसाब से देखा मतलब लिया जाता है? कैपिटल गेन में नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बात सही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। आपने जो बैंक में डिपॉजिट करके रखे हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। हम लोग काफ़ी आंसर कर चुके हैं, काफ़ी मार्क्स हम लोगों को मिल गए हैं और कुछ मार्क्स बाकी है, उसको भी मतलब अपने झूली पे लेना है। चलिए फिर कर देखते हैं। मैच द कॉलम सब्जेक्ट एंड रिलेशन क्या बताए गए हैं आप देखिए, क्या बोला गया है आपको? टू चार्ज एन इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन क्या होना पड़ेगा? फिर एसेट्स व्हिच आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, देखते हैं कौन। कैपिटल एसेट इज क्या है? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट फीचर्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट का क्या है? ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो टू चार्ज एन इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, इसके लिए क्या होगा? द कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर होना पड़ेगा, है ना, तब जाके हम उसको कैपिटल गेन बोलेंगे। तो इसका मतलब है 1 का है सी। फिर 2 का एसेट्स व्हिच आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, कौन सा? वायरिंग अपीयरल फॉर पर्सनल, हाँ, जो पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। तो इसका मतलब है ए हो जाएगा ये, सॉरी इसके सीधा नहीं, ए हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल एसेट इज, इसमें से कैपिटल एसेट कौन सा होगा? इसमें से कैपिटल एसेट्स कौन सा होगा? देखिए कैपिटल एसेट्स कौन सा होगा? ज्वेलरी कैपिटल एसेट्स होगा, तो ये डी हो गया। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट फीचर्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट क्या है? पर्सनल इफेक्ट का फीचर्स क्या है? पर्सनल इफेक्ट का फीचर्स क्या है? मूवेबल एसेट होना चाहिए। ठीक है, मूवेबल एसेट होना चाहिए, तो मतलब ये बी हो गया। ठीक है, मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते, जैसे कार हो गया। ठीक है, जैसे कार हो गया, जैसे कपड़े वगैरह हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, तो ये मूवेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया फिर आपका?
1 का सी कहाँ पे आता है? अच्छा, 1 नंबर पे 1 का सी, 2 नंबर मतलब दो नंबर का ए। आपका आंसर मैच हो रहा है ए में, तो ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ए हो गया आपका आंसर। चलिए फिर आगे बढ़े। ऐसे करना है भाई आपको एग्जाम हॉल में बैठ के ठंडे दिमाग से, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है। चलिए, सोर्सेस ऑफ इनकम दिया है और हेड्स ऑफ इनकम, ये तो इजी है, आप पहले भी कर चुके हैं। सैलरी ऑफ अ टीचर्स, टीचर को सैलरी मिल रहा है, कहाँ पे आना चाहिए? इनकम फ्रॉम सैलरी में आना चाहिए भाई, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये मतलब 1 का हो जाएगा सी। ठीक है, 1 का हो जाएगा सी। फिर देखिए, एग्जामिनर्स रेमुनरेशन एज अ टीचर्स, एग्जामिनर्स रेमुनरेशन, टीचर को एग्जामिनर के तौर पे जो रेमुनरेशन मिला है वो कहाँ पे आएगा? देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है ये, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कहाँ आना चाहिए भाई? सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ आएगा? कैपिटल गेन में आएगा, तो डी हो जाएगा। रेंट रिसीव फ्रॉम लेट आउट, ये तो भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, मतलब ये बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन देखिए, 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी एंड 4 का बी, तो ये ऑप्शन आपका ए में है, तो ये सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ये आपका सही जवाब है। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फटाफट खत्म करेंगे। चूज द करेक्ट रीजन्स, ठीक है, आप करेक्ट रीजन ढूंढना है आपको। देखिए, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इनकम, वो तो सही बात है। रीजन बोला क्या गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नहीं भाई, स्टॉक इन ट्रेड तो नहीं आता है ना। फिर प्रॉफिट्स, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजेज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, हाँ भाई यही होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर नहीं होगा क्योंकि पर्सनल इफेक्ट में है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार, ये भी पर्सनल इफेक्ट में है, मतलब आंसर आपका बी होगा। ठीक है बच्चों, आंसर आपका बी होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 35 में क्या बोला गया है? सर्टेन इनकम्स विल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, फिर इसका रीजन क्या रहेगा? सच इनकम डज नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द फर्स्ट 4 हेड्स, यही तो सही जवाब तो सामने ही दे दिया आपको, ए होना चाहिए, क्योंकि जो इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, इसका मतलब है पिछले जो 4 हेड्स है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ये चारों ऑप्शन में जो नहीं आता है, चारों ऑप्शन के अंदर नहीं आता है, वो आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इसका मतलब आपका सही जवाब ए है, जो ये चारों में नहीं पड़ता वही आता है इसमें। ठीक है, बाकी पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, यही आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है 35 में क्या बोला गया है? देखिए, हाउस होल्ड फर्नीचर इज कैपिटल एसेट्स। ठीक है, हाउस होल्ड फर्नीचर आपका कैपिटल एसेट्स है क्या? नहीं है। फर्नीचर इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसमें देखिए दोनों ही गलत है। हाउस होल्ड फर्नीचर जो है ये आपका कैपिटल एसेट नहीं है क्योंकि पर्सनल इफेक्ट है, तो ये गलत है, मतलब ये भी फॉल्स है, ये भी एफ है। और आपका फर्नीचर इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी फॉल्स है। फर्नीचर को तो आप इधर से उधर ले जा सकते हैं ना, इमूवेबल कहाँ से हो गया? ये तो मूवेबल है, तो इसका मतलब है आपका बी सही जवाब, ये दोनों फॉल्स है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? और आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोला गया स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? डेविड ओन द फर्स्ट प्राइज ऑफ ए लॉटरी 4 लाख बट ही रिसीव्स एक्चुअल अमाउंट 3 लाख। रीजन क्या है? एज पर सेक्शन 115BB टैक्स चार्ज ऑन लॉटरी इनकम इज 25%। आपको क्या लगता है? आपको लगता है ये दोनों सही बताए हैं? दोनों सही बताए हैं? देखिए, दोनों ही गलत है। अगर लॉटरी आपको 4 लाख का मिला है तो आपको 3 लाख नहीं, एक्चुअली 30% काट के 30.09% काट के आपको मिलेगा, है ना। तो ये परसेंट भी गलत है और 30.09% आप इसमें काटेंगे तो 3 लाख तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है दोनों ही स्टेटमेंट भी गलत है, रीजन भी गलत है। ठीक है,
क्लियर, समझ में आया? चलिए और आगे बढ़े। ट्रू फॉल्स क्या बोला गया देखिए, एसेट्स व्हिच आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, कौन सा एसेट इसमें से कैपिटल एसेट नहीं ट्रीट किया जाता है? ये तो इजी है भाई, ये लीज होल्ड राइट और टेनेंसी नहीं, गुडविल नहीं, मोटरसाइकिल और पर्सनल यूज, हाँ इसको भी हम कैपिटल एसेट नहीं बोलते, और स्टॉक इन ट्रेड इसको भी हम कैपिटल एसेट नहीं बोलते। तो इसका मतलब है कौन सा सही है? 3 और 4 जो है, 3 और 4 ट्रू है, और 1 और 2 जो है वो गलत है। तो इसका मतलब है ये तो भाई कैपिटल एसेट्स है, और ये 1 और 2 दोनों ही कैपिटल एसेट्स है, तो बाकी दोनों कैपिटल एसेट नहीं है 3, 4, तो ये बात सही है। तो इसमें कहाँ पे आंसर है आपका? देखिए बी में आंसर आपका सही बताया गया, बी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, थ्योरी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी बेस में क्वेश्चन ज़्यादा होगा आपका कॉस्ट टैक्स में। ठीक है, थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ना है, मैथ से ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा रहेगा। गिफ्ट रिसीव्ड बाय चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट ऑन और आफ्टर 1st October 2009, that gift shall be taxable under the head income from other sources। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है आपको? मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, ये बात सही है, रिसीव कोई कंसिडरेशन के अलावा आपको मिला है, वो गिफ्ट है आपका एक्चुअल में। नंबर 2, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फादर, नहीं ये तो टैक्सेबल नहीं होता है, फादर के पास मतलब रिलेटिव से है, ये नहीं होता है, तो ये सही होना चाहिए। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड, अगर दोस्त से गिफ्ट मिलता है ये भी आपका टैक्सेबल होता है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम सिस्टर्स ये नहीं होता, तो ये दोनों नहीं होता है। तो इसका मतलब है ये दोनों क्या है? ये दोनों फॉल्स है, और 1 और 2 सही है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है आपका? 2 और 4 आपका फॉल्स, 1 और 3 आपका ट्रू, ये मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रू है और ये ट्रू है, और ये दोनों फॉल्स है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े, ख़त्म करें आप कहानी, और 2 क्वेश्चन बाकी है, फटाफट ख़त्म करके घर जाना है भाई, है ना, एग्ज़ाम ख़त्म करके। चूज रिलेशन बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स बिटवीन 2 स्टेटमेंट्स, देखिए क्या बोला है, क्या रिलेशन है इसमें दोनों में। रेसिडेंशियल हाउस ऑफ द एसएसी इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस जो प्रॉपर है वो इमूवेबल है, बात सही है, आप रेसिडेंशियल हाउस को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। फॉर दिस इट्स कैपिटल एसेट्स, ये आपका कैपिटल एसेट्स है। ठीक है ना, कैपिटल एसेट्स है, बात तो सही है। नेक्स्ट बोला गया है हाउस होल्ड फर्नीचर इज मूवेबल एसेट्स, बात सही है। फॉर दिस इट इज़ नॉट कैपिटल एसेट, ये बात भी सही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला क्या गया है? स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर। स्टेटमेंट बी इज कॉज एंड ए कॉज ऑफ स्टेटमेंट ए, दो स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी फॉल्स, ना बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर सेपरेट इंडिपेंडेंट सेंटेंस, नहीं एक्चुअली ये ए ऑप्शन जो है ये आपका सही जवाब है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन बाकी है, लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन। चलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1015 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम सम सिक्योरिटीज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, और क्या बोला गया आपको? इंटरेस्ट ऑन 12 years नेशनल सेविंग्स एन्युइटी सर्टिफिकेट्स इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, बात दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। इसमें बोला है कुछ छूट मिलता है, और इसमें बोला है कि जो 12 years नेशनल सेविंग्स एन्युइटी सर्टिफिकेट है वो एक्चुअल में ऐसे एग्जाम्शन में आता है। तो इसका ऑप्शन में कौन सा सही है? स्टेटमेंट ए एंड बी आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, नो नहीं। स्टेटमेंट बी इज द कॉज ऑफ स्टेटमेंट ए, बात तो सही है, ये छूट मिलता है इसलिए तो ये छूट मिलता है, सेक्शन 1015 में बोला गया ये छूट है, तो इसलिए ये जो है ये छूट मिलता है। तो इसका मतलब है आपका
बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। इसके साथ साथ हमने ये एग्ज़ाम ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, ये एग्ज़ाम हमने ख़त्म कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो जो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम इस जो मतलब आपका जो एग्ज़ाम तक टाइम बाकी है इसके अंदर और भी कई सारे सेट हम करके आपको समझाएंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इस तरह से और भी सेट लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।